ओके, गुड आफ्टरनून। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया। ये जनरल किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिटी में जो आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है उसमें भी, और मिडवाइफरी में आ सकता है। ये एनीमिया इन प्रेगनेंसी बताओ ना, और वैसे जनरल एनीमिया बताओ। दोनों तरीके से इसका आंसर इस लेक्चर से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है एनीमिया। इज़ नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है ना। तो एनीमिया क्या है, एक डिजीज़ नहीं है, ठीक है। इट इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है, जिसमें किसी बैकग्राउंड प्रॉब्लम के कारण कुछ स्पेशल साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंड्रोम है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाए, लोअर नंबर ऑफ नॉर्मल आरबीसी, ठीक है ना। हो सकता है वैसे आरबीसी काफ़ी हो, बट नॉर्मल जो काम करने वाली आरबीसी हैं वो कम हो जाए इन द ब्लड, एंड लेस देन नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कम हो जाए। तो आरबीसी की संख्या कम या हीमोग्लोबिन कम, तो उसको हम एनीमिया कहेंगे। एज अ रिजल्ट इससे होगा क्या, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू द बॉडी टिश्यू इज ऑल्सो डिमिनिश्ड, ठीक है ना। तो जो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि या तो आरबीसी के साथ चलती है वो, ठीक है ना, तो या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके, है ना, तो वो कम हो जाएगा। आरबीसी कम होंगे तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन खुद कम होगा तो भी वो ऑक्सीजन कैरी कम करेगा, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो साइन सिम्टम होते हैं वो फिर सारे के सारे एनीमिया के साइन एंड सिम्टम होंगे, है ना। अगर हम वैसे क्लासिफिकेशन का इतना इम्पोर्टेंस डायरेक्ट नहीं है, बट जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप का एनीमिया है। और एग्ज़ाम में भी ये कई बार इस हेडिंग से पूछ लेते हैं कि क्लासीफाई एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया को क्लासीफाई करने के कई तरीके हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज आर देयर बाय विच वी क्लासीफाई द एनीमिया। उसमें 3 ग्रुप मेन हैं जो कॉज के आधार पर है, ठीक है ना। और भी क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। कॉज बेस्ड यदि क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 3 टाइप के एनीमिया होंगे। नंबर 1 हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया, ठीक है ना, हीमोलाइटिक एनीमिया, और तीसरा एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। तो इन तीनों ही तरीकों में वो एक कंडीशन आएगी, या तो आरबीसी नॉर्मल कम होंगी, और या क्या होगा, हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा। हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया पहले हम देख लेते हैं। इन हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया द बोन मैरो कैन नॉट प्रोड्यूस एडिक्वेट नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, ठीक है ना। तो बोन मैरो में कोई डिफेक्ट है। इन एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट में रिजल्ट फ्रॉम, क्या क्या कारण बनते हैं, बोन मैरो डैमेज, ठीक है ना। किसी भी कारण से बोन मैरो को डैमेज हो गया हो, मे बी ड्यू टू सम मेडिकेशंस, कोई एनी केमिकल्स, ठीक है ना, कोई टॉक्सिन हो गया हो, ले लिया हो, और फ्रॉम लैक ऑफ फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन, या ऐसे कुछ तत्वों की कमी हो गई हमारे शरीर में जो आरबीसी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन की कमी हो जाना। अब बोन मैरो सही काम कर रही है, बट उसको कच्चा माल ही नहीं मिल रहा। अब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री क्या करेगी, ठीक है ना, तो बन नहीं पाएगा। तो अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी में डालेंगे क्या, ठीक है। तो ये चाहिए। इसके अलावा विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इनकी भी कमी हो जाती है न्यूट्रिशनली। और एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, अगर वो कम सीक्रेट होता है तो भी बोन मैरो सफिशिएंट रूप से इरिथ्रोसाइट नहीं बना पाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। वो तो था प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड सुना है, क्या मतलब होता है, नंबर इंक्रीज होना, सेल्स का नंबर इंक्रीज होना, ये प्रोलिफरेशन है। तो उसमें प्रोलिफरेशन नहीं है, हाइपोप्रोलिफरेशन था ना, तो सेल्स नहीं बन रही। दूसरे कारण में है हीमोलाइटिक, तो हीमोलाइसिस होता है, मतलब ब्लड सही बन रहा है
बट किसी कारण से डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इन हीमोलाइटिक एनीमिया देयर इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। द इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन रिजल्ट इन डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एंड अल्टीमेटली एनीमिया और टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है। अब हीमोलाइसिस हो किस किस तरीके से सकता है ना, कई कारण हो सकते हैं। हीमोलाइसिस कैन रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मेलिटी विद इन इरिथ्रोसाइट इटसेल्फ। आरबीसी के अंदर खुद में ही कोई कमी हो तो हीमोलाइसिस हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सिकल सेल एनीमिया, जिसको आपको हाईलाइट करना है मंडे को, है ना। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ऐसी सेल्स होंगी आरबीसी की जो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और कोई काम करती नहीं है, ठीक है ना। तो इससे भी एनीमिया होगा, ठीक है। और इसका कारण होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, ठीक है ना। उसकी कमी के कारण ये हो जाता है और जब एक बार होने लगता है तो वो होता ही रहता है। तो इसलिए सीवियर एनीमिया सिकल सेल से हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो प्लाज्मा में हो, ठीक है, जैसे इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। अब प्लाज्मा में ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेवलप हो जाते हैं जो ओन आरबीसी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, खुद की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी हीमोलाइटिक एनीमिया में शामिल किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर का जो एनीमिया आता है वो आता है एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। ये तो समझना बिल्कुल सिंपल है, भाई किसी भी तरीके से ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। अगर अंदर हमारे अल्सर बन जाए, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर, इवन जो इंटेस्टाइन है उसमें कोई अल्सर बन गया हो, ठीक है, कार्सिनोजेंस हो, कैंसर हो गया हो, तो उन कारणों से जीआईटी में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। और ये काफ़ी खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि पता नहीं चलता, ठीक है ना। धीरे धीरे वो स्टूल में पास हो जाती है, टॉयलेट में पास करके आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लड लॉस हुआ है। अगर बाहर से निकला, यहाँ से अंगुली कट गई तो पता लगा, तुरंत रोक लिया, बट उसका तो पता ही नहीं लगता, तो रोकेंगे कैसे, है ना। तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन है। इसी प्रकार की सीवियर कंडीशन इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है। इस पर भी आपको जोर देना है उस दिन, है ना, बताना है कि अगर पेट में कीड़े हैं तो पेट दर्द तो अलग चीज़ है, इसके अलावा एनीमिया हो जाएगा जो आगे और काफ़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो एनीमिया का एक कारण वर्म इन्फेस्टेशन भी है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नोज ब्लीडिंग, ठीक है ना, वो हो सकती है। ट्रोमा हो सकता है। काफ़ी बड़ा कारण ये देखा जाता है कि कोई गिर गया, चोट लग गई, उससे ब्लीडिंग हो गई, टाइम पे नहीं रुकी तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से जो मासिक ब्लीडिंग होती है लेडीज़ में, वो भी एनीमिया का कारण बनती है, स्पेशली यंग गर्ल्स में। और मिनोरेजिया अगर हो, ठीक है ना। मिनोरेजिया क्या होगा? हाँ, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? मिनोरेजिया, और ये भी कारण बनाएगा एनीमिया का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया कॉज बेस पे, है ना, कारण बेस पे हो गए हमारे, है ना, कि वो कारण थे। अब आता है दूसरा टाइप का एनीमिया जो डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन लेवल पर, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन कॉज, क्या कारण है, जिसके 3 कारण थे। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास सीवियरिटी के बेस पे, ठीक है ना, कितना गंभीर है। और गंभीरता कहाँ से नापेंगे? हीमोग्लोबिन लेवल से। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज होना चाहिए हमारा 14 to 18 फॉर मेन एंड 12 to 16 फॉर वेमेन। अगर इससे कम है तो फिर एनीमिया माना जाता है, ठीक है ना। बट स्टिल थोड़ा सा हम इसमें छूट दे देते हैं। माइल्ड एनीमिया हम कहाँ पर लेंगे? जब वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो वो माइल्ड एनीमिया की कैटेगरी में आएगा। मॉडरेट एनीमिया होगा 8 से लेकर 9.9 तक, और सीवियर एनीमिया हो जाएगा 7.9 से नीचे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो ये क्लासिफिकेशन के बेस पे क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या होंगे? तो
तो क्लिनिकल साइन सिम्टम दो टाइप से निकलेंगे, एक तो हीमोग्लोबिन कम होने से और दूसरा ऑक्सीजन कम होने से, ठीक है ना। दो टाइप से फिर वो लक्षण पैदा होंगे। मोस्टली पेशेंट रिमेन असिम्टोमेटिक इन माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया। अब ये भी आप वहाँ बता सकते हो क्लियर जब कम्युनिटी में जाते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट का तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए ये कैंप्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या कि जांच करवा लो, ठीक है ना, सभी महिलाओं की जांच करा लो। वो माइल्ड और मॉडरेट तक, यानी 8 से कम तक का तो आपको लेडी को पता ही नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो अगर वो जांच करा लेगी तो उसको पता लग जाएगा उसमें एनीमिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ साइन सिम्टम साथ में और आ सकते हैं, फटीग, थकावट होना। अब थकावट को लोग, कई लेडीज ऐसे मान लेती हैं कि वैसे ही काम करके थक गई होगी, तो कब पता लगेगा, जब वो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएगी। तो जांच ज़रूरी है। इसके अलावा जब और जब सीवियर हो जाएगा तो पेन इन बोन, चेस्ट एंड जॉइंट, ठीक है ना, पेन शुरू हो जाती है। अब जॉइंट में पेन हो, अंदर से दर्द हो रहा हो हड्डियों में, तो वैसे तो और भी कई कारण हैं, बोन की कोई प्रॉब्लम, बट साथ में ये भी चेक करा लेना चाहिए कि कहीं एनीमिया तो नहीं है, ठीक है ना। तो एनीमिया का भी एक रिजल्ट हो सकता है कि पेन हो रहा हो बॉडी में। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़े, जैसे जो हार्ट वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ भी होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम में भी यही होता है कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और एनीमिया में भी यही हो रहा है ना। तो जल्दी थकेगा, सांस चढ़ेगी, सांस फूलेगा जब वो थोड़ा सा तेज़ दौड़ेगा या सीढ़ियाँ चढ़ेगा। तो ऐसे कोई लक्षण लेडीज में आ रहे हैं तो उसको चेक करवाना, ठीक है ना। डिजीनेस, आलस्य रहेगा, नींद आ रहेगी होगी, है ना। ओके लास्ट वाला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? डिजीनेस, मतलब ऐसे नींद सी आती रहेगी। तो अपने क्लास में अगर किसी को नींद आ रही है तो चेक करवा लेना कि कहीं हीमोग्लोबिन कम ना हो, है ना। और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट टैकीकार्डिया, ठीक है ना, हार्ट रेट तेज़ हो जाएंगी, वीकनेस, जनरल वीकनेस आएगी, पेलर स्किन, ठीक है ना, स्किन पीली पड़ेगी, पेलर नेल्स, नाखून पीले होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन पीली होगी जो आंखों से दिखेगी, है ना, यहाँ से अपन देख सकते हैं। और कोल्ड हैंड एंड फीट, जो हाथ और पैर थोड़े ठंडे फील होंगे आसपास के दूसरे दोस्तों की बजाय, ठीक है ना। तो इसका मतलब एनीमिया हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, कि क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें नेल्स, स्किन और आइज़ को चेक करेंगे कि पेलर तो नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट ब्लड काउंट एंड हीमोग्लोबिन, जिसमें आरबीसी का भी पता लग जाएगा और हीमोग्लोबिन लेवल पता लग जाएगा। रेटिक्यूलोसाइट काउंट, ठीक है, ये थोड़ा और एडवांस टेस्ट है जिसमें पता लगेगा कि कहीं सेल बनने में ही तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, है ना। सीरम आयरन लेवल, सीरम विटामिन B12 लेवल, फोलिक एसिड लेवल, स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ओकल्ट ब्लड एंड ओवाइन सिस्ट, ठीक है ना। तो स्टूल एग्जामिनेशन में हमें मेनली दो बातों का पता चलता है कि या तो ब्लड उसमें नहीं आ रहा, और ओकल्ट ब्लड का मतलब होता है छिपा हुआ ब्लड जो दिखता नहीं है, और दूसरा ओवा एंड सिस्ट, वर्म इन्फेस्टेशन है तो ओवा एंड सिस्ट आएंगे स्टूल के अंदर, ठीक है ना। ये अब आ जाता है कि अगर मान लो प्रेगनेंसी में एनीमिया हो, जो हमारा मूल टॉपिक आ गया, तो क्या होगा? तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा नॉर्मल की बजाय। कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी ओके, अगर मान लो नॉर्मली जो लेडी है वो हेल्दी है, तो भी प्रेगनेंसी में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के थोड़े से अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या कारण है? कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द प्रेग्नेंट लेडी इंक्रीजेज 20 to 30%। जो टोटल ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। अब जो अमाउंट बढ़ेगी तो उसके लिए नई आरबीसी चाहिएगी, हीमोग्लोबिन चाहिएगा, ठीक है ना। तो अगर वो पूर्ति नहीं हो तो एनीमिया होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो एडिशनल जो सप्लाई होगी उसके लिए एडिशनल अपने को कच्चा माल चाहिए, है ना। दैट मीन्स द प्रेग्नेंट लेडी नीड मोर आयरन टू फॉर्म मोर आरबीसीज, है ना। सो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज ए कॉज ऑफ एनीमिया, मान सकते हैं इसको, है ना। इसलिए प्रेगनेंसी है तो हम मान के चलेंगे कि एनीमिया हो सकता है, और उसको आयरन फोलिक एसिड टेबलेट देना ही देना है, ठीक है ना, चाहे पहले उसको एनीमिया ना हो। इसके अलावा यदि प्रेगनेंसी मल्टीपल है तो और ज़्यादा चांस रहेंगे,
इसके अलावा अगर वो लेडी आयरन कम खा रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आयरन की, तो उसको एडिशनल एनीमिया हो जाएगा, है ना। इसके अलावा है बैक टू बैक प्रेगनेंसीज हो रही हैं, ठीक है ना, हर साल, हर 1.5 साल बाद, हर 2 साल बाद प्रेगनेंसीज हो रही हैं, तो भी एनीमिया होगा। तो इसको भी आपको वहाँ पर कम्युनिटी में बताना है कि बच्चों में गैप इसलिए खुद की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी को वापस अपने लेवल पे आने के लिए समय चाहिए, अदरवाइज एनीमिया की दर हर प्रेगनेंसी के बाद कम होता जाएगा, ठीक है ना, एनीमिया बढ़ता जाएगा और हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा। इसके अलावा अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी से पहले उसको मिनोरेजिया था, हैवी ब्लीडिंग थी ड्यूरिंग पीरियड्स, तो भी एनीमिया होगा। और जो वॉमिटिंग है वो भी एनीमिया कॉज करेगा, प्रेगनेंसी वाली हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम या नॉर्मल जो नोजिया वॉमिटिंग होता है वो भी एनीमिया क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि नॉर्मली वो जो आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह ले रही है वो तो खाते ही निकल रहा है, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो भी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो एनीमिया को मैनेज करना वैसे सिंपल है, अगर वो सीवियर लेवल तक नहीं पहुंचा है तो माइल्ड मॉडरेट को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड अपॉन कॉज ऑफ द एनीमिया। आज ये फ़ोन क्लास लेने नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग कॉज, वो हम आइडेंटिफाई कर ही लेंगे जो हमने टेस्ट करवा लिए उससे। फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन प्रिपरेशन सच एज फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमेरेट, ये टैबलेट्स प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं, ठीक है। इन द सिचुएशंस वेयर ओरल आयरन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, देन आईवी और आईएम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन में भी नीडेड, ठीक है ना। डाइट मॉडिफिकेशन इज एडवाइज्ड सिंपली, ठीक है। तो ये माइल्ड और मॉडरेट के लिए ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया अगर होता है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा हमें इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन से, है ना, क्योंकि ये प्रकार से ऑटो इम्यून डिजीज होगी, तो हमें इम्यूनिटी को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देनी पड़ेगी ताकि वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। इसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन या साइक्लोस्पोरिन, ये मेडिसिन जो है वो उसको जो इम्यूनिटी है वो कम कर देगी और एनीमिया प्रिवेंट कर देगी, ठीक है, और ठीक हो जाएगा धीरे धीरे कैंडिडेट, है ना। इसके अलावा कभी कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है और बोन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सीवियर केस के लिए हो जाएगा। अगर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, क्लियर पता लग गया कि ब्लड में फोलिक एसिड कम है, तो फोलिक एसिड अलग से हम दे सकते हैं उसको, है ना। तो अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड डाइट में बढ़ा देंगे और 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड कम से कम चाहिए, तो कम पड़ रहा है तो टैबलेट फॉर्म में भी हम सप्लीमेंट्री उसको आयरन दे देंगे। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया आ रहा है, जिसको हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, तो उसके लिए हमें विटामिन B12 रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, जिसमें मंथली एक IM इंजेक्शन लगता है विटामिन B12 का, ठीक है। 4 महीने तक, फिर बीच में रोक के दोबारा दे सकते हैं, और साथ साथ में हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहेंगे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया है तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा, मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं है, ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। जब तक वो नहीं हो तब तक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। इट इज़ द कॉज ऑफ, अब कॉज ये सिंपल है, वर्म इन्फेस्टेशन पता लग गया हमें तो और भी इजी इलाज है, OPD बेस पे हो जाएगा। एंटी हेलमिन जो मेडिसिन है वो उसको दे देंगे कीड़े मारने वाली, और जो क्लाइंट है उसका एनीमिया दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट सिंपल है। अगर मान लो ब्लड लॉस या हीमोलाइटिक एनीमिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉज आइडेंटिफाई करेंगे कि हीमोलाइसिस क्यों हो रहा है, ठीक है ना। कोई डिजीज़ हो सकती है उसके कारण हीमोलाइसिस हो सकता है, या जो और हमने कॉज देखे GIT में से आ रहा है, अल्सर बने हुए हैं तो उनका ट्रीटमेंट करेंगे ना, अंडरलाइन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। अल्सर का, पाइल्स का सर्जरी करनी इसमें पड़ सकती है। अगर सीवियर एनीमिया हो किसी भी कारण का और रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो मेडिकली, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लास्ट हथियार के रूप में हम यूज़ करते हैं, BT देंगे ताकि हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए।
ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर क्योंकि डिमांड इंक्रीज है तो चाहे एनीमिया हो चाहे नहीं हो, एटलीस्ट 100 IFA टैबलेट 1 टैबलेट डेली के हिसाब से उसको देनी ही देनी है। और यदि एनीमिया कन्फर्म हो जाता है 10 से नीचे हीमोग्लोबिन है तो 2 टैबलेट डेली सुबह शाम उसको देंगे। एनकरेज टू टेक IFA विद द फूड टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है ना, वो हम उसको हेल्थ टॉक दे देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट डिपेंड करेगा, यदि OPD में है तो उसके हिसाब से हम बताएंगे, IPD में है तो उसके हिसाब से करेंगे, है ना। फॉर असेसमेंट सबसे पहले असेसमेंट करेंगे। फॉर असेसमेंट हेल्थ हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो एक असेसमेंट लेवल आ जाएगा हमारा। देन द नर्स शुड फोकस ऑन असिस्टिंग द पेशेंट टू प्रायोरिटाइज द एक्टिविटी टू एस्टेब्लिश ए बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट दैट इज इफ दैट इज एक्सेप्टेबल टू द क्लाइंट टू रिड्यूस फटीग। स्पेशली ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए है कि यदि आपको एनीमिया के कारण फटीग ज़्यादा आ रहा है तो आप थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को मैनेज करें, कि लगातार काम करके फिर लगातार रेस्ट ना करें, थोड़ा सा काम करें फिर रेस्ट करें, थोड़ा काम करें रेस्ट करें, है ना। तो उससे आप फटीग मैनेज कर सकते हैं जब तक कि एनीमिया दूर ना हो जाए, ठीक है ना। मेन तो एनीमिया दूर करना ही होगा, बट शॉर्ट टर्म गोल भी हमारा होगा कि उसको थकावट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा पेशेंट विद क्रोनिक एनीमिया शुड बी एनकरेज टू मेंटेन सम फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू प्रिवेंट डीकंडीशनिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम इनएक्टिविटी, ठीक है ना। तो उनको अगर लॉन्ग टर्म एनीमिया है तो रूटीनली नॉर्मल एक्सरसाइज, वॉकिंग, घरेलू काम ये करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि इनएक्टिविटी या थकावट के कारण जो जनरल मसल वेस्टिंग है वो ना हो, ठीक है। डाइटरी टीचिंग या डाइट टीचिंग करेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके, या जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं जिसके कारण कोई एनीमिया का कारण वो बन रहा है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हेल्थ टॉक हम शामिल करेंगे इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में। इसके अलावा नर्स शुड इन्फॉर्म द पेशेंट दैट अल्कोहल इंटरफियर विद यूटिलाइजेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड शुड एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड और लिमिट हिज और हर इनटेक ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रयास करेंगे, है ना। द पेशेंट एंड रिलेटिव शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट नॉट ऑल एनीमियाज आर एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी। ज़्यादातर एक भ्रांति यही होती है कि अगर मान लो एनीमिया है तो आयरन दे दो ठीक हो जाएगा, बट वो तो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को दूर करेगा, बाकी और कारण भी हैं। तो अगर मान लो आयरन टैबलेट देने से भी एनीमिया कम नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसको कंप्लीट जांच करवा के अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये भी हम जनरल जब हेल्थ टॉक देते हैं तो बता देते हैं, है ना, कि सारे के सारे एनीमिया आयरन की कमी वाले नहीं होते हैं। पेशेंट विद एक्यूट ब्लड लॉस और सीवियर हीमोलाइसिस में हैव डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन कम होता है, मतलब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम पहुँच रही है ना, तो उसके कारण क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा और क्लाइंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है, तो उसके लिए IV फ्लूइड और जो ब्लड एक्सपेंडर्स हैं वो भी हमें देने पड़ सकते हैं। पेशेंट विद सीवियर एनीमिया में रिक्वायर ऑक्सीजन थेरेपी, कई बार ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एज पर डॉक्टर ऑर्डर हम उसको ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। द नर्स मोनिटर्स द पेशेंट, ये IPD वाले पेशेंट आ गए, सीवियर वाले, है ना। अगर सीवियर है तो फिर हम उसको कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है उसका वो देखेंगे, और जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारा का सारा हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, सीवियर और होता है, तो इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन। अब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज प्लानिंग में भी हम उसको बताएंगे कि एक तो अपना ड्रग थेरेपी पे ध्यान रखें जब तक उसको, क्योंकि घर पे भी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा उसका, है ना, और डाइट के ऊपर ध्यान दें, ठीक है ना। तो वो हेल्थ टॉक दे के हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये छोटा सा हमारा टॉपिक हो गया एनीमिया।